Other classes. Today we learn standard 9 science chapter number 14. The name of chapter number 14 is the natural source and lecture number 1. आज के लेक्चर में हम जो सीखने वाले हैं what are the resources on the earth and the breath of our life. हमारे आसपास सिर्फ अर्थ ही ऐसी है, हमारी जो पृथ्वी है वो ही सिर्फ ऐसा कंपोनेंट है जिस पर जीवन शक्य है, लाइफ पॉसिबल है. So there are only one on which there are only earth on which लाइफ को बोलते हैं जीवन. लाइफ पॉसिबल. लाइफ के लिए कोई कंपोनेंट्स यूजफुल है. कौन से कंपोनेंट? रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ. लाइफ के लिए तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज फूड, सेकंड वन इज टेम्परेचर, एंड थर्ड वन इज वाटर. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवन लाइव रहने के लिए ये तीन चीज आवश्यक है. फर्स्ट इज फूड, सेकंड इज टेम्परेचर एंड थर्ड इज वाटर. क्वेश्चन होता है तो फूड, टेम्परेचर, वाटर कहां से मिलता है? तो उनका आंसर सिर्फ यही है, दिस requirements provide by available resources on earth and sunlight, और हम बोल सकते हैं सन एनर्जी. सनलाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं. सपोज हम फूड की बात करें तो फूड के लिए हमारी जो अर्थ है तो अर्थ पे रिसोर्सेस अवेलेबल, क्योंकि फूड, तो फूड कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो फूड हमारा लैंड पे प्रोड्यूस होता है. और किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द सनलाइट. तो देयर आर सनलाइट इज इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो टेम्परेचर किस वजह से मेंटेन रहता है? ड्यू टू द सनलाइट. और वाटर, तो वाटर कहाँ से? तो वाटर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आवर अर्थ. और रेन भी हम बोल सकते हैं. तो रेन है, तो रेन क्या है? तो रेन में आप जाओ तो उनका जो मेन कंपोनेंट देखो, जो उनका मेन प्रिंसिपल देखो, तो मेन प्रिंसिपल में हमारी जो सनलाइट है वो सनलाइट इंक्लूड है. मतलब कि ये तीन चीज हमें अर्थ का, हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर जो अवेलेबल रिसोर्स है तो वो रिसोर्सेस में से फाइंड आउट होती है. और सनलाइट, तो ये दोनों क्या करता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करता है. चलो डायरेक्टली कम्स टू दिस टॉपिक, व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. हमारी जो अर्थ है तो अर्थ में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है? What are the resources on earth? ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं जवाब दे सकता हूं दोस्तों. फर्स्ट इज सैंड, और लैंड भी हम बोल सकते हैं, लैंड लिख देते हैं. जमीन, वाटर और एयर. तो लैंड क्या है? लैंड है
आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ। आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ का जो आउटर क्रस्ट है, तो आउटर क्रस्ट को हम बोल सकते हैं लिथोस्फीयर। दोस्तों याद रखना, दिस इज आवर लिथोस्फीयर। वाटर, तो वाटर अर्थ पे कैसे मिलता है, तो आपको मालूम ही होगा 75% कवर सरफेस ऑफ अर्थ। और ग्राउंड वाटर भी हम बोल सकते हैं। अर्थ पे पानी दो तरह से मिलता है। 75% एरिया जो सी ने कवर किया है, हम समुद्र बोलते हैं, हाँ, तो वो वाटर प्रोवाइड करता है। और ग्राउंड वाटर मतलब कि जमीन में आप क्या करते हो, जब खुदाई करते हो, तो खुदाई करने से क्या मिलता है, ग्राउंड वाटर हमें मिलता है। तो वाटर जहां पे मिलता है, तो वाटर से बनता है हाइड्रोस्फीयर। जैसे लैंड से बनता है लिथोस्फीयर, वाटर से बनता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब ग्राउंड वाटर, और 75% कवर सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की 75% जो सरफेस है, वो सरफेस में क्या है, सिर्फ वाटर ही है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं लैंड, वाटर और एयर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला। तो एयर कहाँ से मिलती है, तो एयर इज अ अर्थ कवर blanket like atmosphere। जैसे हम विंटर में ब्लैंकेट से कवर होते हैं, इसी हिसाब से हमारी जो अर्थ है वो एटमॉस्फियर से क्या होती है, कवर होती है। तो अर्थ कवर्स ब्लैंकेट लाइक एटमॉस्फियर। और ऐसे भी बोल सकते हैं अर्थ कवर एटमॉस्फियर, या एटमॉस्फियर कवर अर्थ लाइक ब्लैंकेट। एटमॉस्फियर कवर अर्थ लाइक ब्लैंकेट। जैसे हम ब्लैंकेट को कवर करते हैं, इस हिसाब से एटमॉस्फेयर ने क्या किया है, अर्थ को कवर किया है। सपोज हम देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है, अर्थ को हम बोलते हैं ई, और इनके आसपास ऐसे स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे क्या है, एटमॉस्फेयर के लेयर है, एटमॉस्फेयर के लेयर है। तो चलो अब तीनों को जोड़ देते हैं। हम अर्थ पे लिविंग रह सकते हैं, तो लिविंग होने की मेन वजह है लैंड, वाटर और एयर। ये तीन वजह से, ये तीन रीजन है हमारे जीवंत रहने के लिए। इसीलिए लैंड से लिथोस्फीयर बनता है, वाटर से हाइड्रोस्फीयर बनता है, और एयर से एटमॉस्फेयर बनता है। ये तीनों को आप जोड़ दो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीन को आप जोड़ दो तो क्या बनता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब पॉसिबल ऑफ लिविंग, लिविंग रहने की पॉसिबिलिटी किस वजह से प्रोवाइड होती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। चलो अब बात करते हैं कि आपको वाटर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे आप, लैंड और एयर होगी लेकिन वाटर आपके पास नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकोगे। अगर आपके पास वाटर है और हवा भी है, आपके पास जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, तो आप कहाँ रहोगे, आप जिंदा नहीं रह सकते हो। अगर मैं बात करूं कि आपके पास जमीन है, लैंड है आपके पास वाटर है, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप ब्रेथ कैसे कर सकोगे। मतलब बायोस्फीयर कंटेन ओनली बायोटिक प्रॉपर्टी एंड दिस इज एबियोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट को जब
कन्वर्ट करते हैं तब क्या होता है, बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर कंटेन ओनली बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि जो भी जिंदा सजीव बोलते हैं, तो जो भी जिंदा कंपोनेंट है वो हमें बायोस्फीयर में मिलते हैं। तो जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीन चीज आवश्यक है, ये तीन चीज जरूरी है। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तो ये क्या है हमारे लिए है ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट को किस चीज की जरूरत है, ए बायोटिक कंपोनेंट की जरूरत है। बायोटिक कंपोनेंट को ए बायोटिक कंपोनेंट मिलेंगे फिर तो भी वो क्या कर सकेंगे, जिंदा रह सकेंगे। इसीलिए बायोस्फीयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है ब्रेथ ऑफ our life called as a air. Breath of our life called as a air. तो there are air is a mixture of, हमारी जो एयर है तो एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर। वीनस और मार्स प्लेनेट की बात करें, वीनस और मार्स प्लेनेट में तो उनका जो एटमॉस्फेयर है, उनकी जो एयर है, इसमें 95 to 97% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम कंज्यूम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हम कंज्यूम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ की जो एयर है वो कंपोजिशन कौन से कंपोजिशन से बनी हुई है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये चारों का एक कंपोजिशन बनता है और ये कंपोजिशन से हमारी एयर बनती है और ये कंपोजिशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बात करो तो वीनस और मार्स में, तो वहां लिविंग पॉसिबल नहीं है, वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके एटमॉस्फेयर में 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप भी समझ सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा होता है तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो। आगे बात करते हैं। हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल है, तो आपने चैप्टर नंबर 5 में देखा होगा, यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ये दोनों सेल में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या ग्लूकोज का कंबशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके होता है। और जब ग्लूकोज का कंबशन होता है, ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, तब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। सो द जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो इसीलिए हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, रिलीज करती है और ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों सेल में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म करता है। आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन और कहां पे यूज होता है, कंबशन प्रोसेस। कौन सी कंबशन प्रोसेस, तो फर्स्ट हम बता सकते हैं फ्यूल बर्न। किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। कंबशन प्रोसेस लाइक फ्यूल बर्न्स। सेकंड हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट फायर,
ये सब भी प्रोसेस है तो वो क्या करती है, O2 कंज्यूम एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। चलो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, एयर में। जब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो हैजर्डस है हमारे लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ पे वे कौन से रिसोर्सेज है जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये तो सिर्फ कंबशन से नहीं, कहीं प्रोसेस है, कोई नंबर ऑफ प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम बाय, बच्चों आप समझना, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम बाय फर्स्ट फोटोसिंथेसिस in green plant। ग्रीन प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस वन टाइप ऑफ प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को हम HV लिखते हैं, और क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्म करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और वाटर रिलीज करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तब ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म होता है। तो ये थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो हमारे अर्थ पे जितने भी ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट क्या कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से कंज्यूम करते हैं। उस वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन मेंटेनेंस रहता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा रिलीज करेंगे और जो ग्रीन प्लांट है वो ग्रीन प्लांट का नंबर ऑफ डिक्रीज होएगा, तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा और ये ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट मतलब ट्रीज, तो ट्री डिक्रीज हो गए तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा, और ये हमारे लिए हैजार्डस है। और ये प्रोसेस की वजह से आज अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखी जाती है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी प्रोसेस है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करती है वो है डिसॉल्व CO2 in sea water is used by marine animal to form its shell। तो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, तो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO3-2 कार्बोनेट बोलते हैं इसे, कार्बोनेट। तो जो डिसॉल्व कार्बोनेट इन सी वाटर इज कंज्यूम बाय मरीन एनिमल, जो मरीन एनिमल्स है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग शेल फील बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग शेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दो प्रोसेस थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होते हैं, और ये दो प्रोसेस थी जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। कंबशन प्रोसेस लाइक फ्यूल बर्न एंड फॉरेस्ट फायर। तो ये हाँ, तो आप भी समझ सकते हो किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, अगर वो चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो बर्न नहीं हो पाएगी, बराबर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन क्लाइमेट। तो आपको तो मालूम ही है, आगे हमने बात की, वी टॉक एगो द एटमॉस्फेयर कवर अर्थ जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट। तो ये हमारी अर्थ है
और अर्थ जैसे ब्लैंकेट हमारे शरीर को कवर करता है उसी हिसाब से ये एटमॉस्फेयर अर्थ को कवर करता है। तो हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर कवर्स अर्थ लाइक ब्लैंकेट। और एटमॉस्फेयर की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, दोस्तों याद रखना, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर अर्थ पे है इसीलिए देयर आर सेम टेम्परेचर, देयर आर टेम्परेचर remain same during the whole year। एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारे जो पूरे साल हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर, वो सेम जैसा ही रहता है। प्लस माइनस होता है लेकिन वो डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। आगे आप देखोगे कि डिफरेंस कितना ज्यादा होता है ऑन द मून, लेकिन हमारी जो अर्थ है, अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे साल में हमारा जो टेम्परेचर है, जो डे का टेम्परेचर, वो क्या रहता है? सेम रहता है। क्यों सेम रहता है देख लेते हैं। Air is a bad conductor of heat। एयर क्या है? हीट के लिए बहुत ही बैड कंडक्टर है। तो इसी वजह से हमारा जो डे का टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर रिमेन सेम होता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन prevention of sudden temperature increase during day। Air is a bad conductor of heat, due to this reason prevention of sudden temperature increase। हमारे अर्थ पे टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट सडन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ड्यू टू एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर एयर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगी तो क्या होगा? इजीली हीट को एब्सॉर्ब कर लेगी, और इजीली हीट को एब्सॉर्ब करने की वजह से हमारे जो डे का टेम्परेचर वो बहुत इंक्रीज हो सकता है। और दूसरा रीजन है द रेट ऑफ escape of heat into space is slowed down by एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एयर है उस वजह से द रेट ऑफ एस्केप ऑफ हीट, नाइट में क्या होता है कि हीट होती है ना, वो हीट जो स्पेस में एस्केप होती है, बाहर निकलती है, तो वो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन एटमॉस्फेयर क्या करता है? डिक्रीज करता है। मतलब हीट बनी रहती है नाइट के टाइम। अगर हम बात करें मून की और अर्थ की, तो ये है हमारा मून, ये है हमारी अर्थ। ये दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज सेम। ये और ये दोनों डिफरेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस सन से मून का डिफरेंस और अर्थ से सन का डिफरेंस। फिर से बोलता हूँ, सन से मून का डिफरेंस, ये सन और मून के बीच का जो डिफरेंस है, और ये सन और अर्थ का वो डिफरेंस क्या है? सेम डिफरेंस है। फिर भी मून का जो आप डे का टेम्परेचर मेजर करो ना, तो आपको क्या मिलता है? 110 डिग्री सेल्सियस। और जब आप नाइट का टेम्परेचर मेजर करो तो आपको मिलता है 190 डिग्री सेल्सियस। इतना क्या मिलता है आपको? डिफरेंस मिलता है।
डे का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होता है और नाइट का टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो सपोज हमारे अर्थ में डे का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो सपोज नाइट में होगा 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप मून की बात करो तो मून का डे का टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेल्सियस और नाइट का टेम्परेचर होता है 190 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही डिफरेंस देखा जाता है। क्यों डिफरेंस देखा जाता है? क्योंकि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं और हमारे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। ड्यू टू द एटमॉस्फेयर द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट इज इक्वल, सेम, और हियर एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट। तो ड्यू टू द इन प्रेजेंस ऑफ atmosphere there are we can see कि टेम्परेचर डिफरेंस इज मेजर। तो टेम्परेचर इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी की। नंबर 14.1 14.1 में क्या बोला गया कि आपको बीकर लेना है 3। फर्स्ट बीकर में आप फिल करोगे सैंड और सॉइल, ये है हमारे लिए सैंड। सेकंड बीकर में आप फिल करोगे वाटर और थर्ड बीकर में हमारे रहेगी एयर। चलो एक क्लोज कंटेनर भी ले लो, एक क्लोज बोतल ले लो। तो ये है हमारी क्लोज बॉटल। 1 2 3 4 हमारे पास 4 सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम में सैंड फिलअप की है, सेकंड सिस्टम में वाटर फिलअप किया है, थर्ड जो सिस्टम है उसमें एयर है लेकिन ये ओपन बॉटल से ओपन है, और ये फोर्थ सिस्टम में हमारी है क्लोज बॉटल, और क्लोज बॉटल में हमने क्या फिल किया है? एयर फिल किया है। हम ये चारे सिस्टम्स में थर्मोमीटर रख देते हैं। तो चलो ये है हमारा थर्मोमीटर, ये है हमारा थर्मोमीटर, ये है हमारा थर्मोमीटर और ये है हमारा थर्मोमीटर। दोस्तों याद रखो ये है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? वो टेम्परेचर को मेजर करता है। अब ये चारों सिस्टम को हम क्या करेंगे? पुट इट इन ब्राइट सनलाइट। सनलाइट में पुट कर दो, बाद में आप टेम्परेचर मेजर करो। सनलाइट में 3 आवर आपको पुट करना है। पुट इट इन ब्राइट सनलाइट अप टू 3 आवर। बाद में आपको टेम्परेचर मेजर करना है और देखना है किस सिस्टम का टेम्परेचर सबसे ज्यादा मिलता है। तो आप देखोगे कि टेम्परेचर ऑफ सैंड इज हायर, क्योंकि जब सन में से जो एनर्जी आती है वो एब्सॉर्बिंग पावर सैंड का सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर एंड एयर। उस हिसाब से जो टेम्परेचर ऑफ सैंड इज हायर। चलो अब नेक्स्ट, सनलाइट में रख देने के बाद वही सिस्टम को आपको क्या करना है? पुट इन इनटू शेड। आपको शेड में रखना है, छाया में रखना है। धूप छांव बोलते हैं, तो छांव में रखना है। और छांव में रखने के बाद आपको क्या करना है? टेम्परेचर मेजर करना है। सबसे पहले आपने क्या रखा था? सनलाइट में रखा था। डायरेक्टली सनलाइट में से उठा के आप कहां रख दोगे? छांव में रख दोगे, शेड में रख दोगे, और आप टेम्परेचर मेजर करोगे। तो टेम्परेचर आपको मिलेगा टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर। तो फर्स्ट सनलाइट में जब हमने ये तीनों सिस्टम रखी थी, चारों सिस्टम, तब हमें मिला सैंड का जो टेम्परेचर है वो हायर है। बाद में हमने शेड में रखा तब हमें मिला वाटर का टेम्परेचर क्या है? हायर है। तो वो बताता है कि सैंड का हीट एब्सॉर्ब करने में और हीट रिलीज करने में क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। जब सैंड इजीली हीट को एब्सॉर्ब भी कर सकती है और सबसे पहले हीट को क्या कर सकती है? बाहर निकाल भी सकती है। वाटर की बात करें तो वाटर
स्लोली हीट एब्सॉर्ब करता है और जो हीट एब्सॉर्ब की है वो बाहर भी कैसे निकालता है, स्लोली निकालता है। और सैंड की बात करें तो सैंड इजीली हीट को एब्सॉर्ब करेगा और इजीली हीट को रिलीज करेगा। इसीलिए जब आप शेड में रखते हो तब वाटर का आपको टेम्परेचर हायर मिलता है। तो ये दोनों चीज से हम ये बता सकते हैं कि सैंड का और वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस किस तरफ से मेजर होता है। चलो अब बात करते हैं एयर और क्लोज बॉटल की। एयर मतलब कि ओपन एयर है और क्लोज बॉटल की एयर है, और उनका जब हम सनलाइट में टेम्परेचर मेजर करते हैं तब आपको किसका टेम्परेचर ज्यादा लगेगा? ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोज bottle containing air and open system containing air। हमारे पास दो सिस्टम है, क्लोज बॉटल है कंटेनिंग एयर और ओपन सिस्टम है कंटेनिंग एयर। ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोज बॉटल एंड ओपन सिस्टम इन सनलाइट। सनलाइट में ऑब्जर्व करोगे तो आपको कौन सा टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा? तब आपको क्लोज बॉटल का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि क्लोज बॉटल में क्या होता है? एयर पार्टिकल्स है। क्या है? एयर पार्टिकल है, और एयर पार्टिकल क्या करता है? इजीली हीट को एब्सॉर्ब करता है। और ये ओपन सिस्टम है तो वो एब्सॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है, लेकिन क्लोज बॉटल का जो पार्टिकल है वो सिर्फ एब्सॉर्ब ही कर सकता है, एब्सॉर्ब जितनी होती है उतनी रिलीज नहीं कर सकता है। इसीलिए टेम्परेचर ऑफ क्लोज बॉटल इज हायर देन टेम्परेचर ऑफ ओपन सिस्टम कंटेनिंग एयर। टेम्परेचर ऑफ ओपन सिस्टम कंटेनिंग टेम्परेचर एयर इज क्या है? लोअर है। ये हायर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखी जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उसका टेम्परेचर लोअर है क्योंकि एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की वजह से ये ओपन सिस्टम है, इसका टेम्परेचर लोअर दिखता है, और क्लोज बॉटल में ग्रीन हाउस इफेक्ट देखी जाती है, इसीलिए उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन आज तक आपको समझ में ऐसा ही होगा कि जो ओपन है ये क्लोज है, क्लोज बॉटल में कोई भी चीज एंटर नहीं होती, इसलिए इसका टेम्परेचर कम होगा और एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। नहीं, लेकिन वो बात गलत है। क्लोज बॉटल का टेम्परेचर हायर होगा और जो ओपन सिस्टम है उनका टेम्परेचर लोअर होगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोज बॉटल है उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी कार है वो सनलाइट के नीचे पड़ी हुई है, और आप इजी कार के जब एंटर होते हो तब आपको क्या गर्मी, फुल गर्मी महसूस होती है। बाहर एटमॉस्फेयर में जो गर्मी है ना, उससे ज्यादा महसूस आपको क्या होगी जब आप कार में बैठते हो तब। कौन सा रीजन है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।